कारवानसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुंची। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि लाहौर हमारे कारवानसराय में आके क़याम पज़ीर हो चुका है और मुख्तलिफ़ जो क़याम गाहें हैं उनमें मुख्तलिफ़ चिराग जल रहे हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था। तो अब थोड़ी सी उन चिरागों की रोशनी में लाहौर को मज़ीद परखते हैं। मैंने कुछ किताबों का तज़किरा किया था और उसमें मेरा ख़्याल है कि मुतफ़िक़ा तौर पे अगर जो सबसे बड़ी किताब है वो कन्हैया लाल की है, राय बहादुर कन्हैया लाल की। और जितना भी लाहौर का मैटर अब अख़ज़ किया जा रहा है और उसमें मेरे अलावा बहुत सारे लोग शामिल हैं, वो इस किताब तारीख़ लाहौर से अख़ज़ किया जाता है। इतनी ऑथेंटिक किताब है। अच्छा, ये कन्हैया लाल साहब जो थे उस ज़माने के जो कायस थे या पंडित थे, उनकी मानंद अरबी और फ़ारसी पर पूरा अबूर रखते थे और फ़ारसी में शेर भी कहते थे। इसके किताब के आगाज़ में उनकी हम्द भी है जो फ़ारसी में है और इनके बहुत सारे शेर हैं। और इसमें मसलन राय बहादुर कन्हैया लाल लाहौरी कहलाते थे। मसलन तारीख़ निगारिश निगारे नामा ईंस, ये अब उनका फ़ारसी का कलाम है कि बराए इंकशाफ़े हाल तारीख़ चूअज़ हातिफ़ बजुस्तम साल तारीख़ निज़ाज़ चरख़े चाम जद मसीहा बगो पुरदर्द नज़्म हीर और रांझा। ये बहुत कम लोगों को पता है कि कन्हैया लाल ने हीर और रांझा के बारे में ये मिसरा कहा है कि ये जो किस्सा पुरदर्द है हीर रांझा का, तो हो सकता है कि उन्होंने हीर रांझा का भी किस्सा लिखा हो। तो सिर्फ़ ये मिसाल देने के लिए कि उनकी फ़ारसी कितनी तगड़ी थी, जो मतलब है कि उनकी जो उर्दू थी उसमें फ़ारसी की कितनी ज़्यादा आमेज़श थी। अर्ज़ हाल मुसन्नफ़ व बाइस तसनीफ़ किताब। आप जानते हैं कि पुराने जो किस्से थे उनमें जो शायद सुर्खियाँ होती थी फ़ारसी में होती थी। चुनांचे हीर रांझा में भी वारिस शाह जो हैं उनकी तमाम सुर्खियाँ जो हैं वो फ़ारसी में। तो कहते हैं खुदावंदे ज़मीन व ज़मां खलाक कौनो मकान की हम्द के बाद बंदा नियाज़ माल खुश चीन खरमन आहले कमाल राय बहादुर कन्हैया लाल अल मुख्तलस ब हिंदी खल्फ़े जन्नत मकान अर्श आशिया लाला हर नारायण हाल मुतवज़न शहर लाहौर खिदमत में अरबाब फजल कमाल की अर्ज़ परदास है। वो ऐसी उर्दू लिखी है उन्होंने। लेकिन जब वो लाहौर का तज़किरा करते हैं, इसकी इमारत का, इसके खंडरों का, इसके हवेलियों का, तो नहायत ही सलीस उर्दू इस्तेमाल करते हैं। रीडर के लिए वहाँ कोई मुश्किल दरपेश नहीं। मेरे भी ये रहनुमा साबित हुए। मुझे याद है कि एक मंदिर मैंने डिस्कवर किया, मुझे कुछ पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि कौन है क्या है। चावलों की दुकानें थी, पीछे वो छुपा हुआ था और उसकी छत बड़ी खूबसूरत थी। बल्कि मेरी किताब जो है लाहौर आवारगी, उसकी बैक पे उसकी छत की तस्वीर है मिनिएचर्स। तो मैंने कन्हैया लाल से रुजू किया और मुझे उनका हवाला मिल गया उस मंदिर का, और उस वक्त वो ज़ेरे तामीर था। चुनांचे तारीख़ लाहौर कन्हैया लाल, मतलब है कि इसके यानी बाइबल ऑफ लाहौर कह लें। सैयद मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं, तारीख़ लाहौर, ये भी बहुत अहम किताब है। लतीफ़ साहब के पोते थे एक मिनहाज, वो मेरे दोस्त थे, उनसे सैयद साहब के बारे में बातें होती रही। वो इंतकाल फरमा गए, उन्होंने चंद एक फ़ंक्शन किए थे। लतीफ़ साहब की भी दरबार अकबरी एक और किताब, और ये भी बड़ा सॉलिड लिखते हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं ज़रा गुंजलक सी, बाहर तो बहुत बड़ा काम है। और उसके बाद जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मजीद शेख साहब का अक्सर हवाले मैं देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने अपने आप को वक्फ़ किया हुआ है। हमीद शेख साहब के साहिबजादे जो जर्नलिस्ट थे, ये सिविल एंड मिलिट्री गज़ट में एडिटर भी रहे और हमने उनको देखा भी हुआ, मिले हुए हैं सरसरी तौर पे। और उनको मतलब अंदरून शहर के थे और जिस तरह उन्होंने ओन किया। उसके बाद इनकी वालदा अगरचे ब्रिटिश है मजीद शेख की, लेकिन इनके अंदर भी सिर्फ लाहौर शराइत करता है।
इन दिनों वो हैं कैम्ब्रिज में और लाहौर पे रिसर्च कर रहे हैं, और इनके बहुत सारे हवाले वो क्या है ग़िज़ाल शब में भी इनके हवाले मैंने दिए, और दूसरी किताबों में भी। एक और किताब है, मैं सारी किताबें नहीं ला सका, मुमकिन नहीं था, कुछ बिखरी हुई हैं, सिर्फ़ इसलिए कि मैं लाहौर हूँ। केवल धीर की किताब, और केवल धीर की किताब भी गुलाबी मौसम में चरागां और मतलब छड़ियों और कदमों का मेला, मुख्तलिफ मेले जो हैं उनकी तफसील है। इनके सिवा लाहौर के चाहने वाले बेशुमार हैं, किस किस का तज़किरा किया जाए। मैं सिर्फ प्राण नेवल का तज़किरा। साथ कॉन्फ्रेंस ही एक ही कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की दिल्ली में, तो वहाँ एक साहब मुझे तलाश कर दिया है, मैं उनको जानता नहीं था, तो मेरा नाम पूछा, तो मैंने बताया, कहने लगा आप लाहौर के हैं ना? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं लाहौर का। कहने लगे मेरा नाम प्राण नेवल, और मैं भी लाहौर का हूँ, और हमने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है लाहौर के हवाले से, और हर महीने उसका इजलास होता है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि सिर्फ लाहौर के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, और हम लाहौर को याद करते हैं, और वो बाबे कम हो रहे हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी महफिल में आए। अनफॉर्चुनेटली मैं ना जा सका, कोई वीज़ा का मसला था, लेकिन जब वो लाहौर आए तो गवर्नमेंट कॉलेज ने उनकी पजीराई की। मुझे ख़ास तौर पे फिर प्राण नेवल का फ़ोन आया, उनकी किताब लाहौर के बारे में बहुत मशहूर है, निस्बत रोड के रहने वाले थे, और आखिरी मरतबा उनसे मुलाकात हुई इस्लामाबाद में एक लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में। वेरी एक्टिव बंदा था प्राण नेवल, और खुशवंत सिंह का बहुत ज़्यादा दोस्त, और खुशवंत सिंह के बारे में भी बाद में किसी वक्त हम बात करेंगे। तो प्राण नेवल जो है अपने बेटे को साथ ले, कहने लगे जी कि मेरी उम्र अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मुझसे भी 2-4 साल बड़े होंगे, कि मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं चला गया तो फिर लाहौर को कौन याद करेगा। मैं अपने बेटे को लेके आया हूँ, मैंने इसको निस्बत रोड दिखाई है, अपना आबाई मकान दिखाया है, पूरा लाहौर दिखाया, और मैंने कहा है कि बेटे मेरे बाद तुमने लाहौर को ज़िंदा रखना। तो ज़ीशान भी जो है इनका भी शुमार उन लोगों में होता है जो लाहौर को ज़िंदा रखने की जो काविश है उसमें मुब्तला है। मुब्तला का लफ्ज़ मैंने इसलिए किया है कि ये शायद इश्क से आगे की चीज़ होती है। मुब्तला जो हो जाए बंदा, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, इलाज नहीं हो सकता। तो ज़ीशान हम गुफ्तगू कर रहे थे लाहौर की मशहूर हस्तियों की, और उसमें आपने नाम लिया ओपी नैयर का। जी जी, ओपी नैयर भी लाहौर के रहने वाले? सर ओपी नैयर भी लाहौर के रहने वाले थे। ओपी नैयर कृष्ण नगर के रहने वाले थे। अच्छा। संत नगर के रहने वाले थे बेसिकली, और हिंदू कैंप के पास ही रहते थे, उनका घर था वहाँ। ओपी नैयर पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई। एक तो ये कि उनका मिजाज लाहौरी मिजाज था, वही अक्खड़पन था, वही खरापन था, वो हेड भी पहनते थे। फिर ये कि मोहम्मद रफ़ी साहब से नाराज़ हो गए किसी बात पे, तो काफ़ी लंबे अरसे तक गाना नहीं गवाया। नाराज़ इस बात पे हो गए कि रफ़ी साहब लेट हो गए गाने के लिए, क्योंकि वो शंकर जयकिशन के गाने में देर हो गई उन्हें। दोनों लाहौरी है। लेकिन ओपी नैयर साहब ज़रा ज़्यादा अक्खड़ मिजाज थे। फिर नहीं, ओपी नैयर मुझे याद है कि उन्हें लता के साथ कुछ इख्तलाफ हुआ, उन्होंने सारी उम्र लता से गंवाया ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, लता मंगेशकर से नहीं गवाया। लेकिन मैंने जो रिसर्च में मेरे सामने बात आई वो ये था कि उनका आशा भोसले जी के साथ कुछ ताल्लुक़ भी था, जज्बाती एक ताल्लुक़ भी था, जिसकी वजह से लता मंगेशकर से उन्होंने नहीं गवाया। नहीं, लेकिन देखे ना कि उसके बाद आर पार के गाने, कभी आर कभी पार लागा, वो वगैरह वगैरह उनके बहुत सारे जो तेज़ गाने धुने जो है, इशारा आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बड़े खूबसूरत गाने हैं सर। उनका तो कोई गाना मैंने ऐसा देखा सुना नहीं कि जो जिसमें कोई झोल हो, कोई लफ्ज़िश हो। सब गाने बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। तो ओपी नैयर साहब के बारे में एक फाउंडेशन भी है, उसे लोग चला भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओपी साहब लाहौर आना चाहते थे, कई बार कोशिश भी की, एक बार बहुत ही करीब थे लाहौर आने के, कि फिर नहीं आए, इसलिए कि उन्हें ये वहम था कि अगर वो लाहौर चले गए तो शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर मर जाएंगे और वापस नहीं आ पाएंगे। अच्छा, गुलजार के साथ भी यही हुआ। अच्छा, जब वो दीने गए हैं वहाँ ठहरे नहीं,
अच्छा। और वहीं से फिर वापस चले गए। उन्होंने किसी को बयान नहीं किया, लेकिन उनके दिल पे वही गुजरी जो ओ.पी. नैयर ने कहा था कि अगर मैं लाहौर में जाऊंगा तो ये मुझ पे गुजर जाएगी, मैं मुझे गुजर जाएगा। लेकिन ओ.पी. साहब के जो मुझे जो उनका बहुत अच्छी बातें जो लगी, गीतकार तो बहुत शानदार, शुरू में फ्लॉप भी हुए वो, क्योंकि वो भंगड़ा वंगड़ा ये वो जो उन्हें पता था वो करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने खैर बड़ी खूबसूरत धुनें बनाई, सारी की सारी बड़े मकबूल हुए। एक वाक़या है कि एक फिल्म का गीत था जो ओ.पी. साहब ने लिखा, नैयर साहब ने, और दिलीप साहब पे पिक्चराइज होना था। दिलीप साहब जब प्रीमियर हुआ, उसके बाद मकबूल हुई वो फिल्म, उसके गाने मकबूल हुए, तो दिलीप साहब ने ओ.पी. नैयर से ये कहा कि नैयर साहब आपने देखा कि हमने कैसा रक्स किया आपके गीत पे, गीत कितना मकबूल हो गया। ओ.पी. साहब अब लाहौर से हैं, उन्होंने आगे से कहा, ओए ए ओ.पी. नैयर दा लिखा है गाना सी, ये तो गधा भी नाच सकता। यानी वो इस तरह का एक उनका खुलापन था उनके अंदर। तो ओ.पी. नहीं आए कभी, लाहौर नहीं आ सके बहुत ज़्यादा ख्वाहिश के बावजूद। अच्छा, एक जो आपकी जो व्लॉग्स का मैं मुद्दा हूँ, कुछ उसमें मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में मैं कमेंट करना चाहता हूँ। एक तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ पृथ्वीराज से मिलती जुलती है, जिस तरह वो उसमें मुग़ल आज़म में कहते थे ना, यलगार हो, तो आपकी आवाज़ भी नज़दीक पहुँचती है। और कई मरतबा मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ में कुछ नरमी पैदा हो, वो जो नहीं होती। उसके बाद आपकी जो लिंगो है वो कन्हैया लाल की तरह ज़रा सी भारी है, यानी बहुत मरस्सा है, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब है कि आप हैरान होता हूँ कि पता नहीं आप फिल्मदी बोल रहे होते हैं या कुछ स्क्रिप्ट होती है, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल रिटन। थैंक यू। उसको ज़रा सादा आप कर दें। अच्छा, तीसरी बात जो मुझे पसंद आई, जो आपको मुमताज़ करती है, बाकी तो बहुत कम लोग हैं, कि आपने कुछ किरदारों को ड्रामेटाइज किया। वो किस तरह आपके ज़हन में आया, ये किस तरह किया आप? जो एनेक्टमेंट की है, हाँ, एनेक्टमेंट की, क्योंकि रिवायत ज़रा पुरानी है सर। हाँ। लेकिन वो एनेक्टमेंट बहुत ज़्यादा कामयाब रही नहीं। हमें अच्छा। हमारे व्यूअर्स ने ये कहा कि आप एनेक्टमेंट ना करें। हाँ। जैसे हमने मंटो बनाया किसी को, हमने रंजीत सिंह बनाया, हाँ। हमने बूथ सिंह बनाया। अब कुछ शुरू में हमने किए कि हम किरदार पेश करें, क्योंकि लोग हमें क्यों देखेंगे, हमें क्यों सुनेंगे, हमें कौन जानता है। लेकिन मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि जो व्यूअर्स थे हमारे, उन्होंने कहा कि आप एनेक्टमेंट वगैरह ये किसी चीज़, कोई आर्टिफिशियलिटी ना इसके अंदर। अच्छा। तो जैसे हैं वैसे बयान करें। वैसे मुझे वो पसंद। हाँ जी, वो अच्छा। और बाकी जो कृष्ण चंद्र की बेदी की बातें, सर कृष्ण चंद्र लाहौर से थे, मेरे तो बड़े पसंदीदा राइटर हैं, आप भी यकीनन। गधे की सरगुज़श्त आपको पसंद होगी। जी जी, गधे की सरगुज़श्त, गद्दार, जिंदगी के मोड़ पर। अच्छा, कृष्ण चंद्र के बारे में एक जो है उर्दू के बहुत बड़े प्रोफेसर रसल या कौन से, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो क्लासिक के ऊपर अबूर रखते थे, तो उनसे मॉडर्न उर्दू लिटरेचर, उनके लिए मॉडर्न यही है ना, वैदिक जी। तो उनसे जब पूछा गया तो कृष्ण के बारे में उन्होंने एक अजीब बात की। उन्होंने कहा कृष्ण जो है वो 8-10 अफसाने लिखता है, वो बहुत मामूली होता है, लेकिन जो 11वां अफसाना लिखता है वो इतना बड़ा होता है कि वो सब पे मुमताज़ हो जाता है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मामूली अफसाने तो उनके बहुत कम है वैसे। हाँ, बहरहाल ये उनका था। हाँ जी, उनका ख्याल है, मतलब 100 रुपये का। अच्छा, कृष्ण चंद्र की लाहौर के हवाले से। कृष्ण चंद्र रहा करते थे लोहारी में, जहाँ मोरा मस्जिद है, चौकमती। चौकमती बड़ी मशहूर जगह है अंदरूर में, वहाँ रहा करते थे। फिर वो शिफ्ट भी हो गए, दाता साहब की बैक साइड पर रहना शुरू हो गए जाके। लेकिन चौकमती से उनकी मोहब्बत का आलम ये था कि उन्होंने एक लाहौर के बारे में लिखा, लाहौर की गलियाँ। अच्छा, क्या खूबसूरत वो अफसाना है लाहौर के बारे में। वो लिखते हैं कि मैं कभी इन गलियों को भूला नहीं, इन गंदी गलियों को, गलीज गलियों को, उजली गलियों को, खूबसूरत गलियों को। मैं जब भी कभी इंसानियत पे मेरा ईमान डगमगाने लगता है, मैं इन गलियों की खाक को अपनी आंखों से लगा लेता हूँ। वो चौकमती से ऐसी, लाहौर से ऐसी, उनकी CFC कॉलेज में पढ़ते रहे थे वो, उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में MA किया था। और अच्छा, उनकी रिहाइश क्या कोई है
निशाना। चौक मती में भी नहीं, अब वो किराए पे रहा करते थे, क्योंकि एक्चुअली तो उनके वालिद डॉक्टर थे और वो राजस्थान में भी कहीं मुकीम रहे, बुनियादी तौर पे ये लोग कश्मीरी थे। इट हार्डली मैटर्स कि वहाँ पे अब कुछ और बन चुका है, सिर्फ निस्बत होती। जी जी। अब जाएं आप हेरात, तो सबसे बड़ा मुसव्विर जो था मशरिक का बेहजाद, वो वहाँ पे पैदा हुआ था। आप जिस गली में जाते हैं आपको बेहजाद याद आता है, तो ये निस्बत होती। बिल्कुल। चौकमती से कृष्ण है। हाँ, चौकमती। वो कहते हैं ना, मैं जाता था जब भी अपने दफ्तर जाता था काम वाम करने के लिए, तो रास्ते में दादा साहब के पास झुक के सलाम करता था कि एक हिंदू का सलाम कबूल कीजिए दादा साहब। ये तो मुसलमान हो गए सलमा के लिए, सलमा के लिए मुसलमान हो गए। उन्होंने नाम भी अपना, जी हाँ, जो मुसलमानों वाला जो नाम था, वो बहुत खूबसूरत मलिक वक़ार नाम रखा उन्होंने। तो किसी ने पूछा कि, उन्होंने कहा जी मेरे दो दोस्त थे बचपन में, एक मलिक और एक वक़ार। मैं उनके घर जलेबियाँ खाया करता था, सिवैयाँ खाया करता था, तो मैंने उन दोनों का नाम मिला के अपना नाम रख लिया। कृष्णचंद्र बड़े खूबसूरत मासूम इंसान थे। बल्कि कहते हैं कि जब 65 की जो जंग हो रही थी तो वो भारत में थे ज़ाहिर है, और जब कभी वो कोई ऐसी खबर उनके पास आती थी कि लाहौर पे बम गिरा है जैसे, तो उठ के खड़े हो जाया करते थे कि हाय मेरा लाहौर, हाय मेरा लाहौर। और क्या खूबसूरत फिक्र है उनका कि लाहौर इंसान को बूढ़ा होने नहीं देता, कृष्णचंद्र कहते हैं। अच्छा, हाँ जी। आप अभी जिक्र कर रहे थे सिविल एंड मिलिट्री गैजेट का मजीद शेख साहब के हवाले से, तो सर रुडयार्ड किपलिंग भी सिविल एंड मिलिट्री गैजेट में जॉब करते रहे अप्रेंटिस की। जी बिल्कुल। और 5 बरस उन्होंने लाहौर में गुजारे हैं। लाहौर पे बहुत ज़्यादा लिखा नहीं, लेकिन जो लिखा अच्छा लिखा लाहौर। उनके बारे में मशहूर है कि वो बादशाही मस्जिद के मीनार के ऊपर चढ़ के पोइट्री किया करते। एक तो ये, दूसरा ये कि चूँकि मैं लक्ष्मी पेंशन में रहता, माल पे रहता, तो तब ये सिविल मिलिट्री गैजेट की इमारत थी और आलमोस्ट मुस्तअमल थी। तो वहाँ एक बड़े ज़बरदस्त एक तजर्बा हुआ। मुझे भी ज़ाहिर किपलिंग में थोड़ी सी इंटरेस्ट थी, तो हमने कहा कि चल के देखते हैं कि किपलिंग कहाँ बैठा करता। तो वहाँ पे एक साहब थे, पहरेदार कह लें या चौकीदार कह लें या पीएन कह लें, वो बहुत उन्होंने आओ भगत की कि आए हैं और किपलिंग ये वो, उनको बहुत पता था। मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से रिसर्चर, तो वो उनको दिखाते हैं। और उन्होंने कहा जी ये है वो मेज़ जिसके ऊपर बैठ के किपलिंग लिखा करते थे। तो हम बहुत मुतासिर हुए, ज़ाहिर है एक इतना बड़ा नाम, अगरचे किपलिंग बहुत ज़्यादा था एंटी इंडियन, और मेरा ख्याल है कि वाइट मैन्स बर्डन उसी ने लिखा था, उन्होंने कॉइन किया जी। मेरा मुतासब आदमी था, लेकिन बाहर तो उसका लाहौर का जो है सिलसिला, तो वहाँ पे कोई साहब काम करते थे, वो मुझे जानते। मुझे चंद रोज़ के बाद मिले, तो मैं कहने लगे कि आप वहाँ CMG आए थे। मैंने कहा जी हाँ, वो मुझे बस इंटरेस्ट है तो आया। तो किपलिंग के बारे में कहने लगे कि वो बूढ़े चौकीदार ने आपको मेज़ दिखाई। मैंने कहा, कहने लगे ये 5वीं मेज़ है। ये जो भी आते हैं ना बाहर से कहते हैं ये किपलिंग की मेज़ है, इसके ऊपर लिखा जाता था, इसके ऊपर उसने फ़लाँ लिखा और ये फरोख्त कर देता है, बाजार से एक और मेज़ लेके आ जाता है। तो किपलिंग का मुझे ये सिविल एंड मिलिट्री, बहुत कम लोग जानते थे कि किपलिंग के वालिद थे जो जॉन रुडयार्ड, जिन्होंने म्यूज़ियम, हमारा लाहौर म्यूज़ियम जो वो तरतीब दिया हुआ है, और NC के साथ उनका ताल्लुक़ रहा है। और उनकी एक बड़ी ज़ख़ीम किताब आई है, वो सिर्फ उनके वालिद के बारे में। उनकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ख़ास तौर पे आर्ट और क्राफ्ट में। अच्छा, बेदी की अब बात। सर राजेंद्र सिंह बेदी तो इश्क में मुब्तला थे ना लाहौर के बहुत ज़्यादा, और वो जाना चाहते ही नहीं थे। वो कहते हैं कि बेदी अपना सामान बांधते थे और शाम में खोल दिया करते थे कि फसाद ख़त्म हो तो मैं अपना काम जारी। यहाँ उनका एक पब्लिशिंग हाउस भी था, किताबें वगैरह भी छापते थे, और डब्बी बाज़ार में रहते थे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जहाँ उन्होंने जिक्र किया हुआ है अपनी रहाइश का, वहाँ वो ट्रंक पेटियों वालों ने कुछ दुकानें सजाई हैं, बाहरों पड़े हुए हैं। अर्जुन देव जी के बाग के साथ ही उनका घर था। अच्छा, वहीं पे उन्होंने पार्टीशन के दौरान जब फसादात हो रहे थे तो एक सिख को कत्ल होते देखा था, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ गुंग हो गई थी। वो बोलने से कासिर हो गए थे, सेंसिटिव आदमी थे बहुत ज़्यादा। तो बेदी जो हैं वो लाहौर के बारे में बड़ी खूबसूरत यादें शेयर करते हैं। बेदी भी कभी वापस आए नहीं लाहौर। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा
इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो ये था कि भाई दिलीप कुमार की जो फिल्म है दाग, वो मुझे बहुत पसंद है, वो 20 मरतबा देखी। लेकिन रिसेंटली मुझे पता चला कि उसके डायलॉग जो हैं वो राजेंद्र सिंह बेदी के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर अनवर सजाद अपने मरहूम हमारे दोस्त भी, हम असर भी हमसे सीनियर, वो गए बम्बई, वहाँ पे लोगों को मिले, उनकी वाकफियत थी, डॉक्टर साहब को इंडिया में लोग जानते भी थे एज राइटर, तो बेदी साहब को मिले। और बेदी साहब बहुत बूढ़े हो चुके थे, और आप जानते हैं कि फिल्म एक बनाई उसकी जो थी अपना हीरोइन उसके इश्क में मुब्तला हो गए, और बुढ़ापे का इश्क मार डालता है ना जी। तो बहुत रोते थे उसके लिए। मुमताज़ मुफ्ती का भी मैं क्या तज़किरा करूँ, ये जोश साहब का, ये ऐसे लोग होते हैं लिखने लिखाने वाले, किसी वक्त भी मुब्तला हो सकते। चुनाचे बेदी साहब कहने लगे डॉक्टर अनवर सजाद को, अनवर ने कहा कि भाई आप क्यों नहीं आते लाहौर, इतना जो याद कर, जितना अर्सा कहने का हम बैठे रहे वो लाहौर की बातें करते। तो उन्होंने कहा कि तुम ये मुझे बताओ अनवर कि अगर मैं लाहौर आऊँ तो कोई मुझे पहचानेगा कि ये वो है। तो डॉक्टर ने उसको कहा था कि बेदी साहब आप आएँ, यकीन जानिए आधा लाहौर आपके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे खड़ा हो। कोई शक नहीं। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। एक टीवी इंटरव्यू में भी जब लाहौर का जिक्र हुआ हाँ इंडिया में, तो राजेंद्र सिंह बेदी फूट फूट कर रोना शुरू हो गए थे लाहौर के जिक्र पे। अच्छा, कन्हैया लाल कपूर के बारे में भी? सर कन्हैया लाल ने तो कमाल कर दिया। कन्हैया लाल बड़ी ही मजबूरी में यहाँ से गए, नहीं जाना चाहते थे, और फिर जाके रहे मोगा में। मोगा एक छोटा सा शहर है, मोगा में रहे जाके। तो किसी ने कन्हैया लाल से कहा कि आप लाहौर से आए और आके मोगा में बस गए, आप दिल्ली जाएं, बॉम्बे जाएं, कलकत्ता जाएं। तो उन्होंने कहा कि लाहौर जैसा कोई शहर होगा तो चला जाऊंगा, वरना मोगा ही ठीक। मोगा ही ठीक है। ये बड़ी कमाल की बात है उन्होंने की। अच्छा, आपको याद है कि भाई ये बहुत, आपको क्या याद होगा, मैंने भी नहीं देखा, पढ़ा है कि ये दराज कामत थे, बहुत लंबे, बहुत दुबले पतले लंबे से। हाँ, तो इन्होंने अप्लाई किया लेक्चरशिप के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और पितरस से उस प्रिंसिपल। तो ये दाखिल हुए तो ज़रा झुक के दाखिल हुए, तो बैठे तो पितरस ने कहा कि हज़रत कपूर साहब आप ये फरमाइए कि आप आम हालात में भी इतने ही दराज कामत हैं या आज कोई खुसूसी बंदोबस्त करके आए हैं। ये उनके साथ उन्होंने खुद नरेट किया हुआ। अच्छा, और जो क्रिएटिव लोग थे लाहौर के राइटर्स में से? राइटर्स में तो सबसे बड़ी बात, हमने आपकी एक तस्वीर भी देखी मंटो के घर के साथ, जो कि अब नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमने उसे बर्बाद कर दिया। सादत हसन मंटो लाहौर से थे, लेकिन हम सादत हसन मंटो को पहचान नहीं पाए ठीक तरीके से, मैं समझता हूँ सर, क्योंकि जो उनके खाके हैं, बहुत से अफसाने वो खूबसूरत हैं, गंजे फरिश्ते हैं, गंजे लाउड स्पीकर, गंजे फरिश्ते, जो खाके हैं उनमें उनका रंग ही कुछ और है। लेकिन हमने शायद उनको जिनसियत का एक अजीब सा इल्ज़ाम या फोश निगारी का। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अच्छा मैंने लाहौर पे जितने प्रोग्राम खुद करने थे ना, आप समझ लीजिए कि आपके तवसत से मैं वो भी कर रहा हूँ, और आप जो हैं मैं सीख रहा हूँ सर, उसमें ऐड कर रहे हैं बहुत कुछ, बल्कि मेजर आपकी कंट्रीब्यूशन है। मैं सीख रहा हूँ। तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि फैज़ और मंटो जो है ये फैड बन चुके हैं, फैशन और उनसे बहुत सारे लोग बैकग्राउंड में चले गए, यानी उनकी अजमत अपनी जगह, लेकिन आप देखें ना कि फैज़ मेला होगा, फैज़ फलां होगा, मंटो ये होगा, इनको ग्लोरीफाई किया जाता। उनकी अजमत में कोई शक नहीं है। मैं खुद, आप जानते हैं कि हमसाया मंटो का, मैंने सबसे ज़्यादा मंटो पे लिखा, लेकिन मंटो का अगेन एक टिपिकल जो बनाया गया, एक लोग बना लेते हैं ना कि हर शख्सियत का कोई एक ख़ास खाका ज़हन में बना लेते हैं और उसके बाद स्टिक कर जाते हैं, चाहे वो सही है या गलत है। मंटो को जी फोश निकाल है, शराब बहुत पीता। तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि आप बताएं कि उस शायद में कौन शराब नहीं पीता, तो मंटो के ऊपर ही आपने क्यों इतराज़ किया? मैंने एक बच्चे की हैसियत से उन्हें बरसों देखा
आते हुए। मैं उनको घर छोड़ के जाता था, अपना सफिया आपा के स्पुर्द करके आता था, ठीक है, कभी कभार, नॉट ऑलवेज, वो मकबूल होते थे, लेकिन आई नेवर सॉ हिम ड्रंक। ना ही वो फोश निगारी जो है, फोश निगारी कहाँ है? अब देखें ना, जो है काली शलवार है, जी जी, काली शलवार, ठंडा गोश्त, ठंडा गोश्त। अब ये दोनों जो है, आप पूरा उर्दू लिटरेचर 47 का सामने रख लें और उसके साथ ये दो रख लें, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, ये फोश नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन दो अफसानों का होगा। जो पूरी जो थी बिस्टैलिटी और दरिंदगी, उसको ये बयान कर दिया है। बिल्कुल। जबकि मतलब मंटो ने और भी बेशुमार चीज़ें लिखी, उन्होंने एक पंजाबी अफसाना भी लिखा था, और उनकी तरफ जिस तरह कि आपने फरमाया कि उनके खाके आप देखें, ड्रामे देखें, उनके उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ उसके, क्योंकि दैट इज़ ए फैड। बिल्कुल। आई फील कि भाई मंटो के साथ बड़ी ज़्यादती है। सिर्फ एक जो इंडिया में फिल्म बनी थी, किसने डायरेक्ट की थी? नंदिता दास। हाँ? नंदिता दास, हाँ, वो लाहौर भी आई जी, लाहौर भी। और क्योंकि उसमें मंटो के एक्सटीरियर दिखाया गया ना फ्लैट का, वो एग्जैक्टली सही था। मैंने कहा कि इस खातून को पता। नसीरुद्दीन सिद्दीकी ने किया मंटो का रोल, और उन्होंने अपने आप को महदूद रखा, मतलब बॉम्बे में। जी जी। और उसमें सिद्दीकी बड़ा एक्टर है, लेकिन मुझे सिर्फ ये था क्योंकि ज़रा मेरी तरह वो मुश्किल है, और मंटो गोरे चिट्टे बहुत थे, लेकिन सफिया आपा का किरदार करने वाली दुगल जो है, वो गोरी चिट्टी थी, एंड शी डिड वेरी वेल जी। तो बहरहाल मंटो साहब का भी अब यही अलमिया है, आप डिस्कस कर रहे थे। उनके जो बारी उनके जो खाके हैं, उनके अपने उस्ताद बारी अलीग पे जो खाका है, फिर उनके अपने जो बड़े करीबी दोस्त थे श्याम के ऊपर जो खाका है, जो जिन्ना साहब के ड्राइवर के हवाले से जिन्ना साहब का खाका है, बहुत ज़्यादा कायद उनका जब तज़किरा आता है तो मंटो के उस खाके के हवाले से आता है, मेरा साहब जो है। और श्याम का जो पूरी तफसील है कि जिस तरह श्याम बाद में भी आते हैं, खैर वो तो अब हिस्ट्री है। फिर सर किश्ते ज़ाफ़रान एक खाका है उनका। हाँ, मैं दावे से कह सकता हूँ अकेले में भी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप गिर जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इतना ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है मंटो का। लेकिन मंटो के सारे एस्पेक्ट्स को हमने इग्नोर करके वो ठंडा गोश्त और हाँ, बस वो हम एक्चुअली होता ये कि मुझसे पूछा जाता है जी आप क्या हैं, आप अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, सफरनामा निगार हैं, फलां हैं, ये वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी कोई एक कैटेगरी बना के आपको दराज में बंद कर दिया, टैग कर दिया। बिल्कुल। तो मंटो को भी वो एक कैटेगरी बना के दराज में बंद कर दिया गया। अच्छा, अब बेदी साहब जो है, मैं मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मेरी ज़ाती हैसियत तो है एज ए राइटर। बेदी सबसे बड़ा अफसाना निगार, कोई शक, उर्दू का, लंबी लड़की, लाजवंत। हाँ, नहीं वो तो मैं बहुत तफसील से बात कर सकता हूँ। तो हुआ ये है कि इनको ब्रांड बनाने के बाद लिटरेचर को नुकसान हुआ। जिस तरह मैं ये भी कहता हूँ कि आग का दरिया और उदास नस्लें ने भी पाकिस्तानी नावल को बहुत नुकसान पहुँचाया। रीज़न बीइंग कि लोगों ने ये दो किताबें पढ़ी, अब जो नेक्स्ट जो भी नावल आता है उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दे कि जी उसमें तो ये है, उसमें तो ये है। आप तो मैं चूँकि इस अज़ियत से गुजर चुका हूँ, तो भाई आप क्यों कंपेयर करते हैं? मतलब राख मेरा नावल जो जिसमें वो है आपकी मोहम्मद सदरलैंड का कैरेक्टर है, तो वो जब छपा तो मुख्तलिफ लोगों ने कुछ राय दी। कराची में ख़ास तौर पर रियाज सिद्दीकी से एक बहुत फेमस, उन्होंने कुछ उसको आग का दरिया के हवाले से कोई बात की। तो मैं जब भी वहाँ जाता था मुझे यही सवाल होता, तो मैं हमेशा ये कहता था कि हजूर ये नावल निगारी या कोई भी क्रिएटिव सेंस जो होती है ना, ये 100 मीटर डैश नहीं होती कि ये अव्वल आ गया, ये दोम आ गया, ये तीन। एग्जैक्टली। जिन नावलों को भी या जिन तहरीरों को भी मतलब खल्क़ के खुदा जो है पसंदीदगी की सनद देती है, वो अपनी अपनी जगह बड़े होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ये चाहा जाता है कि नहीं जी बताएं पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था। तो आपका अगर नावल को ये कहा गया एक दफ़ा, यही बात जब ज़ाहिर है कि आप तंग आ जाते हैं, तो मुझे कहा गया कि जी आप आग का दरिया जैसा नावल लिख सकते हैं। मैंने कहा नहीं,
दैट्स नॉट माई कल्चर, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन क्या कुरतुलैन हैदर बहाव जैसा नावल लिख सकती है? क्योंकि ये अपने अपने कल्चर की बात है, आप लोगों को मुख्तलिफ खानों में ना बंद करें। अच्छा, मंटो के अलावा और कौन से फेमस राइटर? लाहौर में और एक बहुत बड़ा नाम है जी बैप्सी सिद्धवा, दुरुस्त। जो कि वो इसलिए भी बड़ा नाम है कि एक तो अंग्रेज़ी में लिखा उन्होंने आइस कैंडी मैन और बहुत से उनके शानदार, फिर लाहौर की ख़ास तहजीब है जिसका अहाता किया, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी सामने लेके आई। फिर ये कि उनका ज़रा मजहबी मैलान कुछ और था, इसलिए जो वारदात हो रही थी, कल्बी वारदात। लेकिन जब वो अमेरिका गई जी, हैं, शी ऑलवेज सेड कि मैं आई एम इन लाहौर। जी जी बिल्कुल, उन्होंने ओन किया लाहौर को हमेशा। ये सब वही और लोग हैं। उन्होंने लाहौर के बारे में तहरीरें भी जमा की। बिल्कुल जमा की। ये सब वही लोग हैं सर जिन्होंने लाहौर को ओन किया। और फिर हम देखते हैं अच्छा, बैप्सी के हवाले से थोड़ा मुझे याद है कि क्रो ईटर शाया हुई, इट्स अ ब्यूटीफुल नावल। तो मुझे अप्रोच किया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि हम इसे उर्दू में शाया करूँ और आप इसका तर्जमा कर दीजिए। अब चूँकि बैप्सी बाद में आई थी, हम ज़रा सीनियर थे, तो हमने कुछ मतलब है कि तगाफुल का मुजाहरा किया। तो आज मुझे महसूस होता है कि अगर मैं क्रो ईटर्स का उर्दू का तर्जमा कर देता तो ऐन मुमकिन था कि मेरी सारा जो कुछ मैंने लिखा वो एक तरफ हो जाता और उसके हवाले से मैं जाना जाता। अच्छा, बैप्सी को आखिरी मरतबा मैंने कहाँ देखा, या कि यू नो कि शी वॉज ए वेरी रिच वुमन, भंडारा फैमिली और ये वो सारा, और तफसील में जाने की नहीं। तो कहाँ रहती, कहाँ थी ये? वारिस रोड पे सर। हाँ, अच्छा। तो जाहिर है कि जिनके पास पैसे की कमी होती है तो वो ये जो होता है ना गवर्नमेंट की स्कीमें जिसमें वो मुनाफा मिल जाता है, वो बॉन्ड वगैरह ख़रीद के, कौमी बचत टाइप में। तो हमारा भी यही हाल था, इसी तरह थोड़ा थोड़ा जमा किया कि बच्चों की शादियाँ हो जब। तो गुलबर्ग में था। अब मैं वहाँ जाके बैठा हूँ तो मैंने देखा तो बैप्सी बैठी हुई। बैप्सी क्योंकि पेरीन कूपर की बहुत दोस्त थी। पेरीन कूपर मेरे ड्रामा में भी आ चुकी थी और मेरी एक भाभी है, उनकी बहुत सहेली थी, तो उस हवाले से बैप्सी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता, पहले मिला हुआ। तो हमको 1 घंटा बैठे थे और मुझे हैरत इस बात पे, उस वक्त क्रो ईटर्स छप चुकी थी, उसके ऊपर फिल्म बन चुकी थी, आमिर खान ने या किसने बनाई थी। जी जी। तो मैंने कहा कि यार ये औरत जो है, यानी इसने पैसे जमा किए हुए, ऑल्दो शी इज़ वेरी रिच, लेकिन शी इज़ वेरी केयरफुल, और इसको कुछ परवाह नहीं है कि यहाँ पे वो 1 घंटे के लिए इंतज़ार कर रही। लेकिन मेरे लिए वो मोमेंट्स बहुत कीमती थे। और अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ। बल्कि आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ पे उनके ऑनर में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ और उसमें डॉक्टर जावेद इकबाल थे, उन्होंने प्रिजाइड किया, और बैप्सी ने मुझे कहा कि आपने मज़मून पढ़ना है। अब हमारी जान पे बन गई तो अंग्रेज़ी में पढ़ना, बाहर तौर वो अंग्रेज़ी में लिखा, और वो मेरी ज़िंदगी का एक यादगार मोमेंट। तो लाहौर अभी तक लाहौर है, ये चल रहा है।